साल होने जा रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कई राज्यों के विधानसभा और अगले साल के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है तो कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। कर्नाटक में बढ़त के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है और वो इसे देश से बीजेपी के विदाई का संकेत बताने लगी है। कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया। अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा दक्षिण भारत में उसका सफाया हो गया है। और आप मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उससे भी भाजपा का सफाया हो जाएगा और इस बार इतना बहुमत हम लोग लेके आएंगे मध्य प्रदेश में कि जोड़ तोड़ की गुंजाइश भी नहीं मिलेगी। वहीं बीजेपी हारे को हरिनाम के तौर पर ले रही है। बीजेपी जनादेश को शिरोधार्य करने के साथ तर्क दे रही है कि कर्नाटक का ट्रेंड ही चुनाव में जनादेश बदलने का है। इसमें कुछ खास नया नहीं है। इस लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, इसलिए जनता ने जो विश्वास दिया है उस जनतंत्र का, उस मैंडेट का हम सबको स्वीकार करने की जरूरत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जनता का निर्णय शिरोधार्य है। कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण से कर्नाटक का जो ट्रेंड है कि एक बार ये रहते हैं तो दूसरी बार ये रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो नेतृत्व है उस दिशा में जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी उस दिशा में चिंतन मंथन हम लोग लगातार करते ही। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी। ये जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मिस्टर बंटाधार रहेंगे तो जरूर आपको आगे दिखाई देगा क्या होता है। खैर, बीजेपी के नेता कुछ भी तर्क दें, राजनीतिक जानकारों के अनुसार ये बीजेपी के दक्षिण विजय अभियान को झटके से कम नहीं है, क्योंकि 2024 में दक्षिण विजय की कोशिश में लगी है बीजेपी। दक्षिण में कर्नाटक में ही बीजेपी अब तक लहरा सकी है विजय पताका। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में पैर नहीं जमा पा रही बीजेपी। केरल में सीपीएम, आंध्र में वाईएसआर, तेलंगाना में केसीआर का कब्जा। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार, बीजेपी नहीं बना रही पेट। उत्तर में भी बीजेपी अब 2019 की तरह मजबूत नहीं। बिहार में जेडीयू, पंजाब में अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना साथ नहीं। पश्चिम बंगाल में भी इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं। उत्तर के नुकसान की भरपाई बीजेपी दक्षिण से करने की तैयारी में थी। ऐसे में कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी अब अपनी चुनावी रणनीति बदल सकती है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे चुनावी राज्यों में अपना फोकस बढ़ाने के साथ रणनीति में बदलाव ला सकता है। वहीं कांग्रेस अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाने इन राज्यों में और ताकत झोंक सकती है। IND एजेंडा कर्नाटक में कांग्रेस किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी से जुड़े मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। पूरी ताकत लगाने के बाद भी कर्नाटक में क्यों हारी बीजेपी? कर्नाटक के नतीजों का अगले चुनाव में कितना असर होगा? कर्नाटक की जीत को बीजेपी के पतन की शुरुआत क्यों कह रही कांग्रेस? क्या कर्नाटक की जीत से कांग्रेस को मिलेगी संजीवनी? तो ये एजेंडा पॉइंट्स हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और कर्नाटक में जिस तरह से दिन भर जो मतगणना चलती रही 224 सीट पर, और जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है। बीजेपी को कर्नाटक में हार मिली है और इसी के बाद कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है और हमने वो तस्वीरें देखी
पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, कर्नाटक के साथ ही, कि किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उत्साहित हैं। और जो कर्नाटक का चुनाव हुआ है उसे सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रखा जा रहा है। चुनाव से पहले भी ये कहा जा रहा था कि इसके जो इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट होंगे चुनाव के कर्नाटक में वो दूर तलक जाएंगे। वो इसलिए भी क्योंकि 2023 में विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी है, उसमें राजस्थान भी है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है और अन्य राज्य भी शामिल हैं। इसके अलावा 2024 की अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। पहले अपने मेहमान से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में अभी पवन पटेल जी जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन जी, आपका स्वागत करता हूं। और पवन जी, जो मुस्कुराहट है वो आपके चेहरे पर भी है, कांग्रेस के तमाम नेताओं पर है। क्या कहती है मुस्कुराहट? अब कर्नाटक तो आपने जीत लिया। बजरंगबली ने बसोलेबाजों की तोड़ी मली। ये देखिए, उसी दिन डिसाइड हो गया था कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जो 2014 में बहुत बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करके आया था और वहां प्रचार करने जा रहे, तो ये नहीं बता रहे कि जो 2014 में हमने कहा था उसमें कितना पूरा किए, वो वहां हमको ये गालियां दी गई। तो अब जनता समझ चुकी है, एक बार इनके भ्रम जाल में फंस गई है और अब जनता समझ चुकी, जनता अच्छी तरह से निजात कर पाना चाहती है और इस तरह से इनका टुकड़ा साफ हो चुका है दक्षिण भारत में। और हम कांग्रेस पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम आज भी बोलते हैं, इनके जैसी तानाशाही नहीं हमें, हम आज भी बोलते हैं कि प्रजातंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष होना बहुत आवश्यक है। हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ विपक्ष रहे ताकि चीजें अच्छी तरह से चलती जाए। भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही के संविधान से सरकार चलाती थी, देश को चलाने का प्रयास करती थी, आज उस तानाशाही का अंत की ओर जा रहे हैं और हम संविधान पे इस देश और प्रदेश की जनता को विश्वास है, इसलिए हमारी तरफ आ रही जनता। आप जान रहे कि जिस कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार बताते हैं, डबल इंजन की सरकार से नहीं होता, उसके ड्राइवर जो अडानी और अंबानी इनके ड्राइवर हैं, उस ड्राइवर के इरादों के ऊपर डिपेंड करता है देश और प्रदेश का डेवलपमेंट। और जी मिस्टर बंटाधार बोल रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी, तो वो बोल रहे बंटाधार तो एक्चुअल में देखिए भारतीय जनता पार्टी बंटाधार है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं का बंटाधार कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का बंटाधार कर दिया, ये अनेकों बंटाधार कैसे कि देश का बंटाधार की कगार पर ले गए, एक एक करके सारी कंपनियों को बेच दिया अडानी अंबानी। लेकिन पवन जी, आप जीते तो कर्नाटक हैं, लेकिन अब चर्चा आप सारे प्रदेशों की करने लगे। आप मध्य प्रदेश में भी ये कहने लगे हैं कि नहीं, अब जो पटरी पर आएगी जीत वो मध्य प्रदेश में भी आएगी, और दावे अभी से आप करने लगे मध्य प्रदेश, जबकि भी चुनाव भी नहीं हुए। कर्नाटक चुनाव के पहले से हम दावे कर रहे थे। दावे इसी जो कहते हैं, जो प्रजातंत्र लोकतंत्र भी यही होता है, सरकारें अपना वचन पत्र, अपना घोषणा पत्र ला के आती कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम ये आपको रिलैक्स देंगे, जनता के हित में ये काम करेंगे। माननीय मोदी जी ने 2014 में जो जो बातें की तो उनको पूरा नहीं किया, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे 100 दिन में काला धन लाने की बात हो, बस वो हमेशा ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते रहे। अडानी अंबानी की तिजोरी भरते रहे, आम जनता के जेब खाली करते रहे। ओबीसी वर्ग को ठगा इन्होंने, युवाओं को ठगा इन्होंने, किसानों को ठगा इन्होंने। अब ठग से एक पराकाष्ठा होती है हर चीज की, जो अब ठगने का काम खत्म हो चुका है। अभी भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ बोले ट्रेंड है, अब ट्रेंड कैसा ट्रेंड था? आप तो बड़े महारत आपको हासिल थी ट्रेंड को परिवर्तित करने में। आपने क्यों बेरोजगार की बात नहीं करी? आपने बोला था 2 करोड़ रोजगार, जाते मोदी जी बोलते क्या हमने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, हमने 2 करोड़ नहीं 50,000 रोजगार दिए, आगे देंगे तो समझ में आती बात। बोलते हमने किसानों की दुगनी करने की बात की थी, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहा, क्यों इस तरह की बात नहीं करे? ये बात होती है, प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए कि हमें गाली दे रहा कोई। अब जनता सब समझ चुकी है। चलिए, जनता समझ चुकी है और दिन भी आज पवन पटेल का है, कांग्रेस का है, और इसीलिए तमाम सारी चीजें अब देखने को मिल रही। शंकरलाल तिवारी साहब, पूर्व विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में है। स्वागत करूंगा शंकरलाल तिवारी साहब आपका, और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, भी आपका भी स्वागत करता हूं। शंकरलाल तिवारी साहब, आपके पास मैं अब आता हूं। क्या कैसी चूक हुई? क्योंकि डबल इंजन का जो फार्मूला है, और अब क्योंकि अब बीजेपी उसी फार्मूले की बात करती है, लेकिन कर्नाटक में नकार दिया जनता ने।
देखिए, जनता का निर्णय सर्वोपरि है। मेरी अपनी पार्टी उस निर्णय के संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अन्य वरिष्ठ नेताओं ने ये स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, और जितना अच्छा हमको करना चाहिए था, जितना अच्छा हम कर सकते थे, उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हुई है, और उसकी पार्टी समीक्षा करेगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन चाहे राजनीति का हो, चाहे जिस क्षेत्र का हो, देश का हो, सब व्यक्ति का हो, हर जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अप एंड डाउन होता है। ये तो सियासी मामला है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी और इस कारण से हम वहां पीछे रह गए। उनकी सरकार बनी, वो काम करेंगे, लोकतंत्र का तकाजा ही है। इस नाते हमने जनमत को सिरोधार किया है, पार्टी ने सिरोधार किया है। अब रह गई बात इसकी कि भैया, जैसा अभी मेरे भैया बोल रहे थे, तो मैं तो एक बात जानता हूँ और कहना चाहता कि बहुत खुशफहमी में जिसको जीने का शौक है वो जिए, हमें कोई कठिनाई नहीं। बहुत खुशफहमी हो गई है, कर्नाटक आप जीते हो, बिल्कुल आनंद आपको मनाना चाहिए, आनंद होना चाहिए। पर ये जो खुशफहमी है ना, ये खुशफहमी इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी कांग्रेस के लोग सोच करके बैठे। वहां कुछ सबटाज हुआ पार्टी के अंदर। निरंतर काम करने के कारण कुछ लोगों में थोड़ी बहुत असंतोष भी हो सकता है, और वहां भी आपने तुष्टीकरण को लेने के लिए आप आइडिया लगा लीजिए कि कितने प्रतिशत है वहां वो मतदाता जिसकी तुष्टीकरण के लिए आपने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। इतना बड़ा फ्रॉडगिरी का वचन पत्र, पीएफआई पे प्रतिबंध लगा हुआ है। पीएफआई, आप जिस समय आए तो बोलिएगा, उंगली उठाओ, बोलना। आप बोल रहे थे धारा प्रवाह, आप नहीं बोले। पीएफआई पे ऑलरेडी प्रतिबंध लगा हुआ है, वचन पत्र में लिख रहे हैं पीएफआई पे प्रतिबंध लगा देंगे। कौन सी पीएफआई पे लगवा दोगे भाई प्रतिबंध? तो लगा है। और स्थिति है संवैधानिक कि राज्य सरकार किसी अखिल भारतीय संगठन पर प्रतिबंध लगा नहीं सकती। फिर भी हम वचन पत्र में सिर्फ तुष्टीकरण के लिए लोगों को वोट के अंतिम क्षण में, ये भी वचन पत्र जो है चुनाव के 5, 7, 10 दिन पहले ही आया, मुझे दिन की याद नहीं है, पर इसमें मैं श्योर हूं कि हफ्ता 10 दिन पहले आया, और आपने ही किया। इस स्थिति में मैं आपसे इतनी कहना चाहता हूं कि हमसे चूक हुई है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी रही होगी। चलिए रंजन श्रीवास्तव जी के पास में आ जाता हूं। आधा सेकंड जी शंकरलाल जी। हमारे केंद्रीय नेता, हमारी पार्टी उस पर विचार करेगी, समीक्षा करेगी। पर ये खुशफहमी किस आधार पे अपने मन में ला रहे हो? पंजाब में इस बार बीजेपी वर्सेज आप होने वाला है, बंगाल में आप हो नहीं, बिहार में जेडीएस है, आप 6वें 5वें नंबर पे हो, महाराष्ट्र में आप 5वें नंबर। लेकिन शंकरलाल तिवारी साहब धीरे धीरे बढ़ तो रहे हैं, और इसलिए शंकरलाल तिवारी साहब लेकिन धीरे धीरे बढ़ तो रहे हैं। एक समय छत्तीसगढ़ में नहीं थे, एक समय राजस्थान में ही थे, लेकिन अब जो बड़ा सिलसिला चालू हो गया कांग्रेस का, ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है ना? नहीं, देखिए, हर प्रदेश की तासीर अलग अलग होती है। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कर्नाटक के चुनाव के जो बिंदु थे, वो चुनाव के बिंदु मध्य प्रदेश में रहेंगे, ऐसा आप भी समझते हैं कि नहीं? हर राज्य चलिए रंजन श्रीवास्तव जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। रंजन जी, कर्नाटक का चुनाव से पहले, यानी कि जब चुनाव हुआ उससे पहले ही लगातार चर्चा में रहा। उसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि कर्नाटक में चुनाव होना है, कर्नाटक में किसी की सरकार बनना है, लेकिन कर्नाटक को 2023 के अन्य राज्यों से भी जोड़ा जा रहा था और लोकसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा था। अब परिणाम आ चुके हैं, किस रूप में देखते हैं? अन्य राज्यों में जिस तरह से 2023 के चुनाव हैं, कितना मानते हैं कि ये जो कांग्रेस की जीत है कितना इफेक्ट करेगी आने वाले समय में? राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाजपा का जो आपने सवाल उठाया 2024 का, कर्नाटक का इंपॉर्टेंस 2 वजह से था। एक तो असेंबली इलेक्शन बड़ा स्टेट है साउथ का, और दूसरा कर्नाटक को भाजपा के लिए खासकर एक गेटवे माना जाता है साउथ के लिए जी। दक्षिण में अगर भाजपा प्रवेश करेगी, आपको याद होगा जब भाजपा कर्नाटक जीती थी तो बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था, और भाजपा का जब कर्नाटक भाजपा ने जीता तो माना गया कि अब साउथ की तरफ भाजपा ने कदम बढ़ा दिया है, उसका बेस बढ़ रहा है।
तो कर्नाटका में जो सेटबैक हुआ है, तो भाजपा के लिए सेटबैक इसलिए भी है कि जो साउथ का रास्ता है कर्नाटक से जाता है उस पर एक रोक लगी है, और 2024 के हिसाब से जाहिर है सबकी निगाह थी, चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे भाजपा के लोग हों, इसलिए इस चुनाव पे निगाह थी कर्नाटक के लोग क्या रिजल्ट देते हैं। पिछले 30-35 साल से जो होता आया है, एक फैक्ट है, कोई भी पार्टी सरकार रिपीट नहीं करती है जी। तो देखा जाए तो भाजपा के लिए एक मेजर एंटी इनकम्बेंसी था। लेकिन ये भी सत्य है जो आप बता रहे थे, कांग्रेस ने चुनाव को बड़े तरीके से लड़ा, उसमें जो आपस में अंतरकलह थे उसको दूर किया, और आपने देखा पूरे चुनाव प्रचार में राजेश जी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो आगे नहीं आई, जो लोकल लीडरशिप है, क्षेत्रीय लीडरशिप है कांग्रेस की, वो आगे आई, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाले रखा, चाहे विज्ञापन का मामला चाहे और मामला हो। थर्ड है राजेश जी, इस चुनाव का महत्व इसलिए भी है कि कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव करप्शन पे लड़ा, 40% करप्शन के नाम पे लड़ा, तो यह भाजपा के लिए खतरे घंटी है कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि हमारे पर करप्शन का चार्ज लग रहा है। तो जो जाहिर है, तो जो कांग्रेस में एक खुशी का माहौल है, कोई पार्टी होगी राजेश जी जो चुनाव जीतती है उसका असर कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट पे पड़ता ही है। क्या रंजन जी, इस जो नतीजे कर्नाटक के हैं और कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि ये भी कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी वहां पर रही, जिस तरह से अभी हमें मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को चुनाव में जाना है, वहां छत्तीसगढ़ में भी जाना है, राजस्थान में भी जाना है, और फिर आपने कहा कि अंतरकलह की जो चीजें रही हैं, क्या इसकी जो चीजें हैं, मुझे लगता है जिसको लेकर हम लगातार दिन भर से बात करते हैं कि कोई सबक क्या बीजेपी की लेगी, क्या लगता है कि बीजेपी अब इन परिणामों के आधार पर किसी तरह की कोई स्ट्रेटजी बदलती हुई दिखेगी आने वाले समय में बहुत जल्द? नहीं, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि देखिए हम लोग सोच रहे थे और एक बात हो रही थी पॉलिटिकल सर्किल में भी बाहर भी कि जो भी कर्नाटक का रिजल्ट होगा उसका रिफ्लेक्शन चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, जैसे शंकर लाल तिवारी जी बोल भी रहे थे कि जो कमी होगी पार्टी विचार करेगी। तो जाहिर है हिमाचल के बाद कर्नाटक चला जाना, और बाद में जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी, भाजपा के नेता मीटिंग बोलते थे कि कांग्रेस 2 स्टेट में सिमट गई है, 2 से 4 हो गई, तो एक ग्रोथ हो रहा है, बिल्कुल ग्रोथ हो रहा है। ये जो कांग्रेस का ग्रोथ हो रहा है, जो पहले सवाल ये खड़े होते थे कि जो जमीन है कांग्रेस की वो खिसक गई है, अब धीरे धीरे जमीन जो है वो मजबूत हो रही है। पवन पटेल साहब, ये शंकर लाल तिवारी साहब कह रहे हैं ठीक है आप कर्नाटक जीते हैं, कुछ कमियां रही होंगी और हम उस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि खुशफहमी में ना रहें आप। नहीं, शंकर लाल जी किस हिसाब से खुशफहमी में ना रहे? आज बेरोजगार खुशफहमी में है, नौजवान खुशफहमी में है, किसान खुशफहमी में है, जिसको इन्होंने झूठ बोला था आज वो सब खुशफहमी में, तो हम भी खुशफहमी में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जीत हुई तो हम खुशफहमी में है, ये रहे उदास। इनके बटोलेबाजी जो किया इन्होंने, एक एक से भ्रष्टाचार किया, उसकी हार हुई है। अब ये बोलते हैं बजरंग दल का काम क्या था? सिर्फ वैलेंटाइन डे में जो कोई अच्छे से बात कर रहा उसको डराना धमकाना था? ये बहुत बड़ा त्याग बलिदान किया है कोई बजरंग दल ने, ये बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ दिया इन्होंने। अब ये जनता, इनके जो पैंतरे हैं ना, उस पैंतरों को अच्छी तरह से जनता समझ चुकी है। अब कोई पैंतरे इनके चलने वाले नहीं है, ये कुछ भी बोल रहे। आज कोई ये जो बोल रहे थे अभी शंकर लाल जी, वहां की तो तासीर होती है, एक बार ये एक बार वो, कोई तासीर वासीर कुछ नहीं होती। तासीर होती है बेरोजगार। वहां भी बेरोजगार था, यहाँ भी बेरोजगार है, वहां भी किसान था, यहाँ भी किसान था। मोदी जी ने पूरे एक जगह हर जगह के रोजगारों की बात की थी कि हम रोजगार देंगे सबको। हमारा राहुल गांधी की अब सदस्यता खत्म कर दिए। जब वो सवाल पूछता है, जवाब एक शब्द मुंह से नहीं फूटा कि 20,000 करोड़ कहां से आए। आप भले जवाब ना दो, लेकिन जनता जवाब देगी। ये आपके लिए खतरे की घंटी है शंकर लाल जी, जो सदन में आप हमारी बात को रोक देते हो, बाहर नहीं निकलने देते हो। राहुल गांधी इतना बड़ा त्याग करके आए, उस आदमी की सदस्यता खत्म की। आपकी सदस्यता जनता खत्म करेगी, ये नोट करके रख लीजिएगा अच्छी तरह। शंकर लाल तिवारी साहब, नहीं, पटेल जी ठीक कह रहे हैं, उनका अपना पक्ष है। मैं बड़ा प्यार से सुन रहा था, मेरे नौजवान भैया हैं। और यार इतना तो समझो, जनता इतना समझती है। आप समझो कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सदस्यता खत्म नहीं की, कोर्ट से फैसला हुआ है, और कोर्ट के फैसले जबरदस्ती कुछ तो भी परोसते जाओ। और आप सोच रहे हो आप विद्वान हो, जनता को जानती नहीं है। उनको कोर्ट से कहा गया
कि भैया यदि कोई टंग स्लिप हो गई है, कोई बात आपने आवेश में कह दी है तो कोई बड़ी बात नहीं, लोग रोज माफी मांगते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने माफी मांगी, कई बड़े नेताओं ने, सुनिए, कई बड़े नेताओं ने अपने बयानों पर कहा कि हमसे गलती हो गई है, हम इसको माफी नहीं मांगेगा। अब आप चिल्ला के कह रहे हो, बीच में यार हम नहीं बोले थे पटेल, हमने प्यार से आपको, माफ करिए, आप अब छाती पीट पीट के कह रहे हो कि भाजपा ने सदस्यता खत्म कर दी। नहीं, ठीक है, पवन पटेल साहब बेहतर कह रहे हैं। ठीक है, शंकर लाल तिवारी साहब वरिष्ठ है, बोल लीजिए, फिर पवन जी के पास में आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नहीं मेरे को 2 मिनट में अपनी बात बोले, बात रखिए। रखिए। पटेल जी ने तो पूरा रोजगार और ये वो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको विपक्ष है, आपको रोजगार की बात करनी चाहिए, और आप रोजगार की बात नहीं करते ना। आप कर्नाटक में सिर्फ एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए आपने पहली कंडिका ये नहीं डाली वहां वचन पत्र में, एम्प्लॉयमेंट के लिए हमको बीजेपी का विरोध होना चाहिए, बीजेपी को हराना चाहिए। आपने डाला हम PFI पे लगाएंगे प्रतिबंध। अभी आपके नेता ने जब चुनाव जीते हो, आप निश्चित जीते हो, ये लोकतंत्र है, यही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र। आपके नेता का बयान जानते हो क्या आया? राहुल जी राष्ट्रीय नेता, आपकी पार्टी के बड़े नेता, अध्यक्ष रह चुके हैं, इस सेइंग कि नफरत की हार हुई है और मोहब्बत की दुकान खुल गई। वाह, ये सिर्फ तुष्टीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, वोट बैंक की राजनीति जो 50 साल से कांग्रेस ने की, कुछ कारण हम में रहे, कुछ कमियां हम में रही। जैसे मैंने कहा है कि कुछ पार्टी के अंदर असंतोष, जिसे भाई साहब ने भी अभी स्पष्ट किया कि हम अपने यहाँ की कुछ थोड़ी बहुत जो कार्यकर्ताओं में रोष होश था, उसे कुछ ठीक करने में कहीं कमी रह गई, कहीं और भी कमियां कुछ रह गई, और इस नाते हम पीछे हो गए। तो हमें खुशफहमी का शिकार इसलिए न हो, आपने कह दिया हम खुशफहमी के शिकार होना चाहिए। चलिए आप जीते हो, चलिए पर पूरे देश में यार आपसे कहीं लड़ाई नहीं है, न महाराष्ट्र में, न बिहार में, न पंजाब में, और न बंगाल में। बंगाल में आप आइए नहीं, न यूपी में। आज यूपी के रिजल्ट आए, 17 की 17 नगर निगम। रंजन श्रीवास्तव जी, क्योंकि देखा जाए अब बीजेपी उस ट्रैक पर है जिसमें डबल इंजन की बात होती है, लेकिन अब बीजेपी, रंजन जी के पास में आता हूं। रंजन जी, बीजेपी अब ये भी बीजेपी को देखना होगा कि ठीक है डबल इंजन की बात हो रही है, लेकिन समय समय पे ये भी देखना होगा कि दोनों इंजन हैं वो दुरुस्त रहें, क्योंकि कर्नाटक को लेकर जिस तरह से कह रहे हैं कि अंतर्कलह भी थी, तमाम सारे जो स्थानीय मुद्दे थे जिन पर काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लंबे समय से नाराजगी भी थी, क्योंकि सबक के तौर पर अगर बीजेपी देखे तो उसको समय रहते इन चीजों को दुरुस्त करना पड़ेगा। बहुत कम वक्त बचा है अगले जो जहां पर इलेक्शन है उसमें। नहीं, बिल्कुल सही कहा राजा जी आपने। भाजपा के लिए या कांग्रेस के लिए कर्नाटक का चुनाव लिटमस टेस्ट था आने वाले चुनाव के लिए, चाहे मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, या 2024 का चुनाव। तो यह लिटमस टेस्ट था, दोनों ने अपनी अपनी चीजें परख ली। और देखिए, गुड गवर्नेंस का मुद्दा तो रहेगा, और जो सबसे बड़ी बात राज जी हुई है, अभी तक पिछले कई चुनाव में देख रहा था, जाति, संप्रदाय, धर्म की जब बात आती थी, करप्शन का मुद्दा पीछे रह जाता था। ये जो चुनाव कर्नाटक का हुआ है, 40% करप्शन, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो भाजपा को ये देखना पड़ेगा, मध्य प्रदेश से जहां जहां सरकारें इनकी हैं, वो करप्शन कोई बड़ा मुद्दा ना बन जाए। जो जनता में डिलीवरी होनी है, जो शासन चाहिए लोगों को, जो इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स की होनी है, जो मशीनरी है, उसमें करप्शन ना आए, जो है उसको कम करें। और मुझे जो लगता है करप्शन आने वाले चुनाव में फिर से एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है कर्नाटक के बाद। और करप्शन के साथ में रंजन जी, जो स्थानीय मुद्दे, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि जब बात ऐसे मुद्दों की होती है कि जिन मुद्दों को हम कहते हैं कि ये जब कोई लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें वो मुद्दे होना चाहिए, लेकिन ऐसे मुद्दे विधानसभा छोटे चुनाव में जब आ जाते हैं, चाहे वो बजरंगबली वाला मुद्दा हो, यानी कि जनता से जुड़ा जो मुद्दा है, जब वो छूटता है तो कहीं ना कहीं जो जनता का रिएक्शन है वो आता है। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। धार्मिक मुद्दे कोई मुद्दे हो, जनता का जो मुद्दे, असली मुद्दे हैं, जगह ध्यान आप हटाने, कोई भी पार्टी हो, हटाने की कोशिश। चलिए 30 सेकंड में बात रख लीजिए।
पवन पटेल साहब और शंकर लाल तिवारी साहब 30 सेकंड में आप बता रख लीजिए, बात वक्त कम है। जी मैं यही बोला था राजेश जी, जो आप बोल रहे हैं कि दोनों इंजन दुरुस्त होने चाहिए, इंजन तो दुरुस्त होने चाहिए, लेकिन साथ में ड्राइवर का इरादा भी सही होना चाहिए। वो ड्राइवर का इरादा देश चलाने की दिशा में जा रहा, युवाओं को बचाने की दिशा में जा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती, दोनों इंजन मजबूत होंगे तो ठीक है, लेकिन उसका ड्राइवर सही होना चाहिए। इनका ड्राइवर सही नहीं था, इनको ड्राइव अडानी और अंबानी पूरा शंकर लाल तिवारी साहब बोले कि हमारे वचन पत्र की पहली कंडिका दूसरी कंडिका। चलिए शंकर लाल तिवारी साहब 30 सेकंड हो गए, किसानों को याद आया अरे इनको मना तो करो यार, वक्त कम है। शंकर लाल तिवारी साहब की बात करना चाहता हूँ मैं, अंत में कुल एक लाइन की बात करना चाहता हूँ। पटेल जी सुन ले जी, आज हम हारे हैं, निश्चित हारे हैं, और अगले 6 महीने के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होने कमलनाथ जी ने बोला था कि लोकसभा के चुनाव में हम लौट के आएंगे, पूरा हिसाब चुकती करेंगे। याद करो मध्य प्रदेश में विधानसभा और जब 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में कुल एक सीट नकुलनाथ वाली जीते थे। हम लोकसभा में फिर लौटेंगे और तुम्हारे तुम्हारी बेरोजगारी पे बात करो। हमें भरोसा है, हमारे पास विचारधारा है, हमारी सरकार ने काम किए। चलिए बढ़िया है, चलिए तो ठीक है। कर्नाटक कांग्रेस ने जीता है, जाहिर सी बात है कांग्रेस खुश होगी, उत्साहित होगी, जश्न मनाने का उसे मौका मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कर्नाटक चुनाव ने जो मैसेज दिया है बीजेपी के लिए, चिंता और चिंतन दोनों की आवश्यकता उसे है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी भी एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस को जो बूस्टअप हुई है, जो संजीवनी मिली है, कांग्रेस भी उसको लेकर आने वाले जो समय में जो चुनाव है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से दोनों आगे रणनीति के साथ आगे बढ़ते। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस किंग बनकर उभरी है, वहां पर सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सिर्फ ये बात कर्नाटक तक सीमित नहीं है। ये जब शुरुआत हुई है तो अन्य राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हैं वहां पर इफेक्ट डालेंगे, और लोकसभा में भी देखना है कि किस तरह से अब जो राजनीतिक दल है वो आगे बढ़ते हैं। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।